अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट हाफिज़ कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं संजय राजदान और बात करेंगे इनसे कि क्या मुद्दे हैं बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के जिसको लेकर लोग जो हैं वोट करने निकलेंगे। आप जानते हैं कि 4 तारीख को यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन यानी कि इंतखाबात के लोग वोट डालेंगे और बात करेंगे इनसे कि क्या मुद्दे हैं लोगों के, किस तरह के मसाइल पाए जा रहे हैं आज भी लोगों में बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में। संजय राजन जी, आपका बन्नी अपडेट में खुश आमदीद करता हूं मैं। नमस्कार हाफिज़ साहब, आपका बड़ी देर से तारीफ़ भी सुनी थी, बहुत अच्छा से आप कवरेज भी करते हैं और बेसिक मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। तो मैं आपका तहे दिल में बसोली क्षेत्र में स्वागत करता हूं। और राजन साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देखते हैं कि फार फ्लंग एरियाज़ भी काफ़ी हैं बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में। किस तरह के लोगों को परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो सड़क से रिलेटेड हों या बिजली से रिलेटेड हों, इसके साथ साथ हेल्थ की भी हम बात करेंगे। किस तरह के इश्यूज़ हैं लोगों के यहाँ के? देखिए, सबसे पहले किसी भी डिस्कशन में जाने के लिए किसी भी एरिया की बात करनी हो तो पहले उसकी टोपोग्राफी को समझना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं बसोली क्षेत्र की बात करते हैं तो बसोली क्षेत्र जो है राइट फ्रॉम लखनपुर से स्टार्ट हो जाता है और गडोडी तक जो है अपना खड्डी मारी लास्ट पंचायत जाती है, वहाँ तक जाता है। अभी अगर हम लखनपुर से ही बात करें तो आज तक जितना भी हमने देखा हुआ है कि आज तक या बसोली आना है या बनी तक जाना है, दोनों रास्तों का सेम रास्ता है, लेकिन उधर जाने के लिए अभी तक सड़क नहीं है। एक सबसे बड़ा बेसिक एमिनिटीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि चाहे वो राज्य की सरकार रही हो या जो अब यूटी सरकार बनी है वो है, दोनों में से किसी ने भी बसोली क्षेत्र का जो रूट है वो आज तक क्लियर बाईपास नहीं बनाया हुआ है कि उसको सुधारा जाए। और ये मुद्दा एज ए समाज से भी मैंने कई बार उठा चुका हूँ, मेरे पास अभी लेटर्स भी हैं। इस रोड को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई, हो भी रही हैं। पेशेंट्स नहीं आप लेके जा सकते, आपको बाईपासिंग का थ्रू जो है डिफेंस रोड हमें पुल के थ्रू जाना पड़ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ों को ही अगर आप बेसिक कम्युनिटीज़ आज भी हम इतने सालों के बाद सड़क बिजली पानी के मुद्दों पे डिस्कशन कर रहे हैं तो अभी हम, मुझे लगता है, डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है। जिस तरह से हम लोग सब लोग जानते हैं और मैं आप नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि राजदान परिवार का एक काफ़ी गहरा रिश्ता है बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे आज अगर प्राइवेट सेक्टर या यूँ कहें कि गवर्नमेंट सेक्टर खड़े हैं, शायद राजदान फैमिली का कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि हम लोग देखते हैं बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे हम हट मार्च का सड़क को देखते हैं, इसके साथ साथ बसोली से महानपुर या बसंतपुर सड़क को देखते हैं। आपने भी उस सड़क को, हमने अपने तस्वीरें जो हैं वो शाये की थी अपने फेसबुक पेज पे। लोग काफ़ी परेशान हैं इस सड़क को लेकर कि क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वही मैं बैक टू बेसिक्स की बात करूंगा कि अगर आपकी बेसिक एमिनिटीज़ ही नहीं आपने पब्लिक को प्रोवाइड करी हैं तो आज हम बात करते हैं इंतखाबात हो रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, वो आप बेसिक चीज़ों से ही महरूम रखा है आपने पब्लिक को, तो आप किस चीज़ की बात करते हैं? अगर मैं बात करता हूँ मौजूदा सरकार की बात करता हूँ तो 6 सालों से वो भी काबिज़ है। जैसे पब्लिसिटी होती है जी पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो भी वो रिस्पॉन्सिबल आखिर मेरे हिसाब से इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। पहले हमने कहा पहले ख़राब है, अब हम ठीक हो जाएंगे। हमने कहा अब ठीक हो जाएगा, अब अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, अब आगे ठीक हो जाएगा। तो देखिए, पब्लिक को चाहिए बेसिक चीज़, उसके लिए सड़क, बिजली, पानी। और तीनों से मैं जब देखता हूँ एज ए सोशल वर्कर, जब मैं अक्रॉस द अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ या कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ या लोगों की बातों को सुनता हूँ तो उसमें बेसिक चीज़ें ही नहीं हैं। आज पानी की बात करता हूँ तो इतने हैंडपम्प्स बनाए हुए हैं, वो हैंडपम्प्स कोई 6 महीने चला, कोई 8 महीने चला, कोई साल भर चला, तो हैंडपम्प्स ख़राब हैं, लोगों को पानी नहीं मिलता। बात करता हूँ सड़क की, तो सड़क में कहाँ से शुरू करूँ? हम बसोली बनी मेन हाईवे की रोड बात करते हैं तो वो अवेलेबल नहीं है। हम छोटे छोटे विलेजेस की बात करते हैं, जानू दन्ना रोड है, आज तक नहीं बना। में समान रोड है, आज तक नहीं बना। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारे हाईवे के साथ सटे हुए इलाकों में जाने को रास्ता है। मैं कोडनगाली की रोड की बात करता हूँ तो पिछले 20 सालों से बन ही रहा है, बना नहीं है अभी तक। मैं अगर बात करता हूँ सियालक रोड की बात करता हूँ, सैलो पिकेट रोड की बात करता हूँ तो बन ही रहा है, बना नहीं है आज तक। अब आ रहा तो मैं पानी के बात पे कर रहा हूँ। पानी की बात करता हूँ तो मैं दूर किस लिए जाना, हम
ये एक मीटिंग में बैठे थे, तो वहाँ पे एक बहुत बुज़ुर्ग महिला ने एक बात कही थी कि बसोली में पानी डूबने के लिए बहुत है लेकिन पीने के लिए नहीं है। हम बात ये कहते हैं, हम टाउन से ही शुरू कर देते हैं, दूर किस लिए जाना, अभी टाउन से शुरू करता हूँ। तो रंजीत सागर डैम पूरे बसोली क्षेत्र को 120 किलोमीटर एरिया में घिरे हुए है। आप चेक कर लीजिएगा, राइट फ्रॉम द जहाँ से हमारा लखनपुर बॉर्डर शुरू हो जाता है, बसोली का क्षेत्र जो है इट इज़ सराउंडेड बाय 120 किलोमीटर्स। 120 किलोमीटर का स्पेल फिल्ड विद वाटर, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। ये एक बड़ा मतलब अपने आप में मसला लगता है। और यही वो रावी दरिया था। हम देखते हैं कि अगर हम बनी बसोली इस एरियाज़ को देखें, बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास वाटर के हैं, लेकिन फिर भी लोग पानी से महरूम हैं। ये दो चीज़ें हमारे पास, हम यहाँ से पाकिस्तान को पानी देते हैं, यहाँ से पंजाब को पानी जाता है। पांच दरियाओं की धरती को ही पंजाब बोला जाता है। और उसमें से एक जो नदी है वो नदी हमारी रावी है, उसमें एक जो मेन कंट्रीब्यूटर है। और रावी का पानी बसोली से निकलता है, सेवा का पानी रावी में आके मिलता है, तो भी पीने को पानी नहीं मिल रहा। तो यहाँ फिर लग जाता है कि कहीं ना कहीं बसोली क्षेत्र हो, बनी क्षेत्र हो, ये बिलावर क्षेत्र हो, ये सारे के सारे अनडेवलप्ड मतलब जानबूझ के रखे गए हैं। और या इन पे फोकस देने के लिए किसी को समझ-बूझ है नहीं या कोई देना नहीं चाहता। अब आ जाते हैं कि पहले हम कोई ना कोई अपना पार्ट उठा के किसी लीडर पे डाल देते थे, जी हमने लीडर ही गलत चुना था। तो लीडर चुनने वाले भी लोग पब्लिक थी, कोई दूसरा तो आया नहीं था। अच्छा चलो वो शासन ख़त्म हुआ तो हमने कहा जी अब ब्यूरोक्रेटिक शासन आएगा। ब्यूरोक्रेटिक में ये हो गया कि सांस लेने के लिए भी अब हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं सांस लूँ या ना लूँ। तो ब्यूरोक्रेटिक और ज़्यादा डेंजरस हो गया। तो कहीं ना कहीं हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक को जो एक राहत मिलनी थी वो दोनों पक्षों से नहीं मिली। और उसका आप रिज़ल्ट आप भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जब इलेक्शंस आती हैं तो सारे बंदे कहते हैं कि हम बाइकाट करेंगे। बाइकाट करने का कारण ये होता है, जब बैक टू विलेजेस प्रोग्राम आए तो बहुत सी एक विलेजेस ने कहा जी हम इसको बाइकाट करते हैं। क्यों कर रहे हैं बाइकाट? कि बेसिक चीज़ ही नहीं है। आप आज भी देखें, हम बात करते हैं पिछली बात करते हैं तो पिछले हमारी इकॉनमी जो थी, इकॉनमी लगातार डेवलप होती रही है, हमारे पास उतना पैसा नहीं था। 80s के बाद कॉरपोरेट सेक्टर आया, हिंदुस्तान में पैसे की एक फ्लो ऑफ बढ़ा। कोई भी एक चीज़ को समझना चाहे तो समझने के लिए पूरी बेसिक्स को देखना पड़ता है। 80s से पहले की बात करता हूँ तो हमारी इकॉनमी जो थी 40% जो थी वो कृषि पे आधारित थी। आज कृषि की हालत ये होगी कि 14% हमारी इकॉनमी कंट्रीब्यूशन कृषि, किसान सड़कों पे है और 14% की कंट्रीब्यूशन रह गई है। देखिए ये मॉडल जो होता है, ये मॉडल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है। इसको मिलीजुली चाह फिर कारण क्या रहा? क्योंकि 2014 हमने इंतखाबात में देखा कि एक जो रोष था लोगों का, उन्होंने करारा जवाब दिया कांग्रेस को, भाजपा को लाया। भाजपा ने अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए। उसके बाद फिर से भाजपा आई, कहा गया कि विश्वास का नारा जोड़ दिया गया। फिर लोग करें तो करें क्या, आखिर किस पे विश्वास करें? फिर देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, ये पब्लिक को डिसाइड करना है। पब्लिक जब भी वोटिंग करती है तो वो भावनाओं पे वोटिंग ना करे, वो काम पे वोटिंग किया करे। मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा। आप क्या समझते हैं कि इस बार बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डीडीसी इंतखाबात की जब वोटिंग होगी 4 तारीख को दिसंबर को, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करने जा रहे हैं? देखिए, बसोली की बात करता हूँ क्योंकि बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक महानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है और एक बसोली शीतलनगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है महानपुर और धारमानपुर। इन दोनों का 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आपके माध्यम से मैं ये चीज़ पब्लिकली बोलना भी चाहूँगा और सबको बताना भी चाहूँगा कि वोटिंग सिर्फ भावनाओं पे मत कीजिए। ये अच्छा कैंडिडेट है या बुरा कैंडिडेट है, ये डिसाइड करके वोटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा कि आप ए को छोड़ दो, बी को छोड़ दो। मे बी सी ग्रेड वाला बंदा बहुत अच्छा हो, लेकिन ये देखें कि उसमें ये पब्लिक की चॉइस होनी चाहिए कि मेरी चॉइस का आदमी ये क्या करेगा। सेम चीज़, सेम गलती रिपीट हुई जब हमारी पंचायती इलेक्शन हुई। पंच सरपंच उठे, लोगों ने भावनाओं से कर दिया, ये मेरा जानने वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है, बना दो। आज 2 साल हो गए, वो खुद परेशान है कि हम करें क्या। तो ऐसे नुमाइंदे को चुनने का क्या फ़न कि 5 साल आपने एक और रोड ब्लॉक लगा दिया। नुमाइंदा वो चुनो जो पब्लिक को लगता है कि यस, ये हमारी आवाज़ उठा भी सकता है और हमारी आवाज़ को आगे पहुंचा भी सकता है, और उस आवाज़ को पहुंचाने के तहत हमारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको पूरा भी कर सकता है। इंतखाबात
इसीलिए किए जाते हैं, डेमोक्रेटिक लॉ इसीलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि आपको आज़ादी मिली। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब मैं देख रहा हूँ कि जनता जो है काफ़ी नाराज़ है। वो इसलिए है, वो कह रही कि जिसको भी हम वोट करते हैं विश्वास कर कर, और वही लीडर जब काम नहीं करता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में हम कैसे वोटिंग करने के लिए निकलेंगे कि जब भी हम देखते हैं, जिसको भी हम देखते हैं, हम वोट तो दे देते हैं लेकिन काम हमारे होते नहीं। आखिर जनता कैसे विश्वास करे, किस पे विश्वास करे? जनता जाए कहाँ? वो दिन ब दिन बुनियादी सहूलियात से महरूम हो रही है, परेशान हो रही है। फिर जनता किस पे विश्वास करेगी, किसको वोट करे फिर जनता? लेकिन ये वोट कास्ट करने का अधिकार किसको, मेरा सवाल अब आपसे है, वोट कास्ट करने का अधिकार किसके पास है? वो तो आम जनता को। जब वोट कास्ट करने के टाइम आम जनता ने डिसाइड किया मैं एक्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसको गले से पकड़ने का अधिकार भी जनता के पास ही है, उस अपनी चीज़ों को मनवाने का अधिकार भी जनता के पास ही है। अगर आपने, यानी कि आपका कहीं ना कहीं इशारा ये है कि जनता वोट दे देती है, उसके बाद उस लीडर को पूछते नहीं है कि आपने किया क्या हमारे लिए। यही चीज़ है। अगर आप सवाल ही नहीं पूछ रहे, आप अपना हिसाब ही नहीं पूछ रहे, या तो आपने अगर वोट खरीद के अपना बेचा है, लेने वाले ने खरीदा और देने वाले ने बेचा है, देन ही इज़ नॉट, वो पूछने का अधिकार खो चुका है। और अगर आपने राइट कैंडिडेट को चुना है, अपने मतदान का तो ट्रेंड से एक और चला ना पब्लिक के बीच में, तो जनता जाएगा। अगर भाजपा का एमएलए हो या भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, जनता उसके पास सवाल करने के लिए जाएगी। और कांग्रेस का हो तो वो कहेगा बीजेपी का बंदा है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर भाजपा का नेता हो, उससे सवाल जब पूछे जाते हैं वो कहता है कांग्रेस का बंदा है। तो आखिर जनता सवाल किससे करे जब इस तरह के इल्ज़ाम जनता के ऊपर लगने शुरू हो जाएंगे? वो तो जनता तो सड़क चाहती है, जनता तो पानी पीने के लिए पानी चाहती है, जनता तो बिजली चाहती है, जनता तो रोज़गार चाहती है, युवा सड़कों पे, किसान सड़कों पे, आम जनता सड़कों पे। तो विश्वास किसके पे? देखिए जी, मैं एक ही रूल को फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, जो जीता वो सिकंदर, और जो मौके की गद्दी पे होता है वही राजा होता है, और बाकी उसकी तो वही बात हो गई ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता क्यों भाड़ में जाएगी? जनता हैज़ फुल राइट्स, जनता हैज़ फुल राइट। आप उस लीडर को घसीटिए, आप उस ऑफिसर को घसीटिए, आप अपना रोड शो दिखाइए कि अगर वोट के टाइम हम आपके साथ ईमानदार थे तो अब काम के टाइम भी आप हमारे साथ ईमानदारी बरतिए। अगर वो ईमानदार नहीं है तो आप उसको नंगा कीजिए, उसको दिखाइए पब्लिक को कि ये वो नुमाइंदा है जिसने हमारे मतदान का गलत फ़ायदा अभी तक उठाया है। अगर वो आपके काम में नहीं खरा उतर रहा, आप 5 साल कुछ बोलेंगे नहीं, और छठे जब इलेक्शन आएगी तब आप अपने सवाल उठाएंगे कि आपने हमारा ये काम नहीं किया। तो कौन है? आज बताइए, अगर ये काम नहीं हो रहे हैं, पिछले मैं भी कॉरपोरेट सेक्टर में 19 ईयर्स ऑफ सर्विस देने के बाद, 12 कंट्रीज़ घूमने के बाद, मैं कोई स्टेट्स नहीं घुमा हूँ, 12 कंट्रीज़ घुमा हूँ, 12 कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज फॉर अपने नेशन के देने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक सोशल वर्क करूँ। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने डिसाइड किया। अब अगर मैंने ये डिसाइड किया है और उसके बाद भी मैं अगर किसी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो कसूरवार मैं हूँ। अगर मैं किसी को सुहाना वादा दिखा रहा हूँ कि मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तो चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ। डोगरी में कहावत है, तू टेंशन ना लई, मैं खड़ोता था। वो तो बीजेपी कह रहे हैं चिंता नहीं करनी। वो चिंता उन्होंने नहीं करी तो फिर पब्लिक हिसाब नहीं लेती ना। जब चिंता होती है तो खड़ी हो जाए। आपने अभी जम्मू में देखा था, एक पोस्टर बॉय मशहूर हुआ, उसने 10 दिन में पूरा जम्मू हिला दिया था, सबकी नींदें हरा दी थी। करता कुछ नहीं था, सिर्फ तवी पुल पे खड़ा होकर एक पोस्टर बना देता था। 10 दिन में पूरी की पूरी सरकारें हिल गई थी। तो अगर उसकी मदद के लिए हम सभी इकट्ठे होते तो क्या ये होता? अब मैं आज के मुद्दे की बात करता हूँ। आज किसान रोड पे हैं, मैं एज ए फार्मर भी हूँ, मैं फार्मिंग भी करता हूँ। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1200 रुपया हेल पे लिखा हुआ है, फसल की हेल डालने के लिए 1200 रुपये उस पर प्रिंट रेट लिखा है। लेकिन मेरे ही भाई बंधु 1400 रुपये में ख़रीद रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे। तो फिर आप कहेंगे जी नेता ख़राब था। तो नेता ने क्या किया? आपने आवाज़ उठाई? आप में से किसी ने बोला कि हम 1400 नहीं देंगे, हम धरना देंगे? हमारा यहाँ पे एडीएम बैठा हुआ है, एडीएम ने इन्वॉल्वमेंट ली, एडीएम गया उनसे पूछने, एडीएम ने दिन भर की मीटिंगें जो करता है जी, मैं आज औचक दौरा, आप ही मीडिया उनको मतलब हीरो बनाते हैं, औचक दौरा हो गया, औचक दौरा हो गया, 2 आदमी सस्पेंड हो गए, सस्पेंड हो गए। फिर क्या किया? फिर अब मेरे मुंह से मत बुलवाइए क्योंकि ये चीज़ें बड़ी बोल जाएंगी। फिर वो महीने के बाद बहाल होकर फिर उसी कुर्सी पे होता है।
अरे औचक दौरा पब्लिक के लिए करो ना यार, पब्लिक की, आप किसान को मार रहे हो, 200 रुपये आप सीधी ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हो, आपसे अभी तक हेल चेक नहीं हुआ। गवर्नमेंट रेट का कंट्रोल रूम बना हुआ है यहाँ पे कि आप वही हेल 570 रुपये में मिलेगा, लेकिन वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। अगर आता है इक्की दुक्की कहीं से एक आधा ट्रक आ जाता है तो क्या नाम है, जो अपने पावर्स रखते हैं वो हेल वहीं से बिक जाता है। तो ये चीज़ें पब्लिक ने पूछनी है, एक किसान ने भी नहीं छोड़ा। आज वही किसान हरियाणा पे पहुंचा है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भी किसान खड़ा होकर ये नहीं बोला कि भाई साहब ये सरासर गलत हो रहा है, 1400 रुपया 1450 रुपये में हम बोरी नहीं खरीदेंगे। और मैंने उसी का रेट जब कठुआ में पता कराया फैक्ट्री में तो 900 रुपये में वो हेल की बोरी आई है। तो जब देखिए, फिर आप लीडर पे अगर कसूर डालते हैं तो कसूर लीडर का नहीं है, उस जनता का है जिसे सवाल ही नहीं। कहीं ना कहीं आम जनता को अवेयर करने की ज़रूरत है कि अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, धन्यवाद। और ये थे संजय राजदान जो हमारे साथ जो है खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद थे। फिलहाल यानी मुझे हाफिज़ कुरैशी की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।